हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विस्टा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अजाइल प्रो पार्ट 2। पहले हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुका है पहले ही। ये सब इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है जो कि स्पाइक प्लस का है। स्पाइक प्लस पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म है, जो पार्ट ए भी और पार्ट बी भी दोनों पढ़ा चुका हूँ यहाँ तक। अब ये अजाइल प्रो है। अजाइल प्रो में क्या होता है? अजाइल प्रो में होता है कि लाइक ये एक ऐसा फॉर्म है जो स्पाइक प्लस होता है ना, स्पाइक प्लस ये मैंडेटरी फॉर्म होता है। लाइक इससे क्या होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है जीएसटी के लिए, ईएसआईसी, ईपीएफओ, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, और बहुत सारा अलग अलग चीज़ें के लिए इनका रजिस्ट्रेशन अजाइल प्रो से हो जाता है। बैंक अकाउंट खुल जाता है, पैन नंबर वगैरह से डिजिटली सब कुछ ये साइन करके सबमिट कर दिया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है इसमें। All new companies incorporated through Spike Plus are also mandatorily required to apply for opening the company's bank account through the Agile Pro linked web form INC 35(4). इसमें क्या है कि जितने भी स्पाइक प्लस से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उनको मैंडेटरी है ये चीज़ कि वो अजाइल प्रो से आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह खोलें, जीएसटी नंबर ऑब्टेन करें अगर जरूरत है, जो भी रिक्वायर्ड नंबर है फॉर्म है वो ऑब्टेन करें। रजिस्ट्रेशन विद जीएसटी नंबर, ईएसआईसी, पीएफओ एक्सेट्रा। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर महाराष्ट्र। अगर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है महाराष्ट्र के स्टेट में ज़्यादातर किया है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो सकता है। बैंक अकाउंट खुल सकता है यहाँ से अजाइल प्रो से। शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, देखिए ये भी एक एक्ट है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, द फॉर्म इज टू बी डिजिटली साइन बाय प्रपोज डायरेक्टर हु इज साइन स्पाइक प्लस। जो भी अब स्पाइक प्लस में डायरेक्टर्स साइन किए होंगे प्रपोज डायरेक्टर्स, वही इस फॉर्म को भी डिजिटली साइन करेंगे। ओके, अब प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म, इससे क्या होगा, अब एक SRN जनरेट हो जाएगा आरओसी को फॉर्म फाइल करने के बाद। अब आरओसी उसको फॉर्म को वेरीफाई करेगा, प्रोसेस करेगा, या फिर कोई भी लाइक इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो रीसबमिट करने के लिए बोल सकता है 15 दिन में, और वो टाइम 30 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ओके, इफ़ स्टिल नॉट सेटिस्फाइड कैन रिजेक्ट एप्लीकेशन। मान लीजिए कंपनी आपको 15 दिन में इन्फॉर्म किया कि आप फिर से लाइक 15 दिन के लिए टाइम दिया, फिर से फॉर्म सबमिट कीजिए क्योंकि इसमें ये मिस्टेक्स थी। अगर आप फिर से सबमिट करते हैं लेकिन फिर भी आरओसी सेटिस्फाइड नहीं होता तो हो सकता है वो फॉर्म को रिजेक्ट ही कर दे, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, आपको फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ सकता है। इफ़ अप्रूव्ड, ईमेल विल बी सेंट एंड स्टेटस ऑफ फॉर्म वुड बी अप्रूव्ड। अगर अप्रूव हो जाता तो आपको ईमेल भेज दिया जाएगा, जो भी वहाँ पे ईमेल दिया होगा कंपनी के लिए, वो उस ईमेल पे आपको डिटेल्स चला जाएगा और कंपनी का स्टेटस का डिटेल्स चला जाएगा। आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंटेनिंग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर एंड इनकॉर्पोरेशन टू हैविंग पैन टैन। अब देखिए जब सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा जिसमें CIN नंबर दिया हुआ। CIN होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो सारी कंपनीज का अलग अलग होता है, और पैन वैन के साथ सब कुछ वो डिटेल्स आपको दे देगा। विल सेंड ईमेल फॉर EPFO, ESIC, प्रोफेशनल टैक्स, शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट एंड GST रजिस्ट्रेशन। और जब ये सब भी हो जाएगा, लाइक इसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इसके लिए भी आपको ईमेल कर देगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ओनली सॉफ्ट कॉपी विल बी इशूड। अब जितने भी ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेंगे या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, आपको फिजिकली नहीं मिलेगा, वो सारे सॉफ्ट कॉपी में इशू होगा और आप उसको प्रिंट आउट करा के अपने यूज़ कर सकते हैं किसी काम में यूज़ करना हो तो। ओके, कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंक्लूसिवनेस मतलब एक एविडेंस के टाइप के लिए हो जाएगा ये, कंक्लूसिवनेस उसी को बोलते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विथ इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। मतलब यही है कंक्लूसिव प्रूफ है यही कि सारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट का कंप्लाई किया गया है कंपनी को रजिस्टर करने के टाइम में। ओके, मूसा वर्सेस इब्राहिम एक केस था जिसमें MOA साइन हुआ था माइनर के गार्डियन से। ठीक है, तो इस केस को आपको पढ़ना पड़ेगा। केस उतना भी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लैंडमार्क केस होते हैं वो पढ़ना हमारी ज़रूरत होती है। ये केस है TV कृष्णा वर्सेस आंध्र प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी आंध्रा प्रभा प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि इलीगल ऑब्जेक्ट डाला होता है। जो भी MOA होता है ना, उसमें आप लाइक आर्टिकल्स में AOMO में अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है एक, तो उसमें ये इलीगल ऑब्जेक्ट डाला होता है जो कि लाइक लीगल नहीं है और लॉ के कॉन्ट्रावेंशन में है, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, जुबली कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस लीविस। सर्टिफिकेट डेटेड 6 जनवरी इन प्लेस ऑफ 3 जनवरी, शेयर्स अलॉटेड ऑन 6 जनवरी, अलॉटमेंट इज वैलिड। अब देखिए सर्टिफिकेट का डेट था 6 जनवरी, लेकिन शेयर्स को अलॉट कर दिया गया था, लाइक सर्टिफिकेट का डेट था 6 जनवरी इन प्लेस ऑफ 3 जनवरी। तो शेयर्स अलॉट हुआ था जो भी है, तो वो 6 तारीख से ही वैलिड होगा क्योंकि सर्टिफिकेट में डेट कितना है, 6 जनवरी। ओके, पनिशमेंट, चैलेंज इन ट्रिब्यूनल
प्लस अंडर सेक्शन 447 आप चैलेंज कर सकते हैं किसी चीज़ को ट्रिब्यूनल में। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है? मैंने आपको बताया था इनकॉर्पोरेशन अलग चीज़ है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलग चीज़ है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। अब तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी बोथ ये बिजनेस कमेंसमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं कांट कमेंस बिजनेस और एक्सरसाइज बोरिंग पावर्स अनलेस डायरेक्टर सबमिट्स डिक्लेरेशन इन INC 20A विदिन 180 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन सपोर्टेड बाई बैंक स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड वेरीफाइड बाई CS कॉस्ट अकाउंटेंट दैट एवरी सब्सक्राइबर ऑफ टू द MOA हैज़ पेड वैल्यू ऑफ शेयर्स अग्रीड टू द टेकन बाई हिम। अब देखिए, वो तो बिजनेस कमेंस कर सकता है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों कर सकते हैं, लेकिन कब नहीं कर सकता है? जब तक एक डायरेक्टर कंपनी में डिक्लेरेशन फाइल ना करे इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज़ में बैंक स्टेटमेंट के साथ, जिसमें ये दिखाएगा और वो वेरीफाइड होगा स्टेटमेंट CS से कॉस्ट अकाउंटेंट से। वो वेरिफिकेशन हो सकता है कि इन तीनों में से कोई भी वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये बैंक स्टेटमेंट सही है और सब्सक्राइबर जो भी वहाँ पे हैं वो अपना शेयर्स का अमाउंट पे कर चुके हैं कंपनी में। ओके, कंपनी हैज़ फाइल्ड वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस in INC 22 penalty company 50,000 officer 1,000 per day which can exceed अप टू 1 लाख। ओके, अब इसमें क्या है, कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा INC फॉर्म नंबर INC 22 में। अगर ऐसा नहीं करता है तो कंपनी पे पेनल्टी लग सकती है 50,000, ठीक है। लेकिन अगर 50,000 इस पर लग सकता है और जो ऑफिसर जिसकी वजह से ये फाइल नहीं कर पाया है उस पर 1,000 पर डे से पेनल्टी लगेगी और वो जो एक्सीड कर सकती है 1 लाख तक। ओके, ROC में ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। अब क्या हो सकता है कि ROC ऑर्डर दे सकता है, अगर आपने सब फाइल नहीं किया डिटेल्स तो वो अपने रजिस्ट्रार से वो नेम को रिमूव कर सकता है और कंपनी को वाइंड अप में डाल सकता है। वाइंड अप क्या मतलब, वो कंपनी अभी कमेंस तो की नहीं है बिजनेस, तो हटा सकता है कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आगे पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों क्या हैं, आइए अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार। तो मैं इसको सच बता रहा हूँ, VVI आप इसको लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स बिगिन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर सेक्शन 256 मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of company as originally formed or altered from time to time in pursuance of any previous company law of this act। अब इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है कंपनी लॉ में? इसका मीनिंग ये दिया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो चीज़ है जो पहले सबसे पहले बनाई गई थी, ओरिजिनली बनाई गई थी, या फिर टाइम के साथ उसको ऑल्टर चेंजेस किया गया था कंपनी लॉ के किसी भी कंपनी लॉ में, लाइक 1956 वाला या फिर 2013 के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाया गया था, उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। देखिए, डिफाइन रिलेशंस विद आउटसाइड वर्ल्ड एंड स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं आप। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कहाँ कहाँ इस तक एक्सटेंट है काम करने, इसके पावर्स क्या है कंपनी के, इस सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। और देखिए, ये रिलेशन यही डॉक्यूमेंट आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेशन दिखाता है और स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ दिखाता है। डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस पावर ऑफ द कंपनी। अब ये बताता है कि कंपनी के पावर्स क्या, जैसे मैंने बताया, और कन्फाइन करता है कि कहाँ तक इसकी पावर है। ओके, नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, नॉलेज ऑफ द इंट्रावायर्स ट्रांजेक्शन कंपनी के पावर्स के अंडर में हो। अल्ट्रावायर्स एक आप पढ़ेंगे आगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, जो कंपनी या फिर किसी भी डायरेक्टर के बियॉन्ड द अथॉरिटी होता है उसको बोलते हैं। ओके, नेम क्लॉज क्या है कि ये MOA में एक नेम क्लॉज होता है कि कंपनी का नेम क्या है और उसको मतलब चेंजेस करना होता है कैसे होता है, सारा चीज़ में दिया होता है। ओके, मर्ज ट्रेडेड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, प्रोड्यूसर कंपनी एंड अनलिमिटेड। तो नेम क्लॉज में ये जरूर लिखना चाहिए कि कंपनी किस टाइप की कंपनी है, या तो लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लाइक ये पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर OPC या फिर प्रोड्यूसर कंपनी या फिर अनलिमिटेड कंपनी है। ये नेम क्लॉज में लिखा होना चाहिए। रूल्स फॉर नेम, रूल क्या है नेम के लिए? नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल विथ टू नियरली रिजेंबल नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। जैसा मैंने बताया था, नेम का क्या होना चाहिए, किसी से भी कंपनी से मैच नहीं करना चाहिए, फिर रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए, फिर आइडेंटिकल तो होना ही नहीं चाहिए, और डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस नहीं अंडर एनी लॉ। ये भी मैंने बताया था कि किसी भी लॉ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए नेम। द नेम शुड नॉट गिव एन इम्प्रेशन दैट इट इज़ कनेक्टेड विद गवर्नमेंट और हैविंग पैट्रोनेज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। अब कई बार होता है कि कुछ लोग नाम रख लेते हैं इंडिया करके, या फिर कुछ लोग रख लेते हैं कोई भी नाम रख लेते हैं जो कि डायरेक्टली दिखाता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ऐसा भी कोई नेम नहीं चाहिए जो दिखाए कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ओके, इट शुड नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नेम को हो सकता है बोल दे कि अनडिज़ायरेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसा भी नेम नहीं होना चाहिए जो अनडिज़ायरेबल हो। ओके, नेम्स लाइक नेशनल, यूनियन, फेडरल, कोर्ट, बोर्ड, कमीशन एक्सेट्रा कांट बी यूज्ड। अब ये देखिए नेशनल वगैरह चीज़ें डायरेक्टली दिखा रहा है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, यूनियन भी वही दिखा रहा है, फेडरल भी वही चीज़ दिखा रहा है, कोर्ट वगैरह भी, बोर्ड वगैरह भी, सब कुछ दिखा रहा है कि ये सब रिलेटेड है गवर्नमेंट से या फिर किसी लॉ से, तो जो कि ये सब अलाउड नहीं है। ओके, आगे आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक कंपनी थी, दो कंपनीज में केस हो गया जिसका नाम था एकलिंग वर्सेस बटर कप मार्गेरिन कंपनी लिमिटेड। इन दोनों में ना ये बटर कप कॉमन था, इसमें भी एक बटर कप था नाम, और इसमें भी बटर कप कॉमन था, बटर कप डेयरी। तो ये रिजेंबल करता था, तो ये इसने इस कंपनी ने इस पर केस किया कि ये नेम रिजेंबल करता है, तो इसको नेम चेंज करना पड़ा अपना। ओके, सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स लिमिटेड वर्सेस मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं सोसाइटी ऑफ म्यूचुअल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स लिमिटेड वर्सेस मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स म्यूचुअल इंश्योरेंस। ये दोनों नेम नियरली रिजेंबल कर रहे हैं, जो कि लाइक सॉरी इनका आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ का अलग है। लाइक ये सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स है और यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए है, और मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स है म्यूचुअल इंश्योरेंस के लिए, तो ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल और सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। डोमिसाइल होता है कि कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर कहाँ पे कंपनी एग्जिस्ट करती है ऑन पेपर, उसको बोलते हैं डोमिसाइल क्लॉज। फॉर फिक्सिंग डोमिसाइल ऑफ कंपनी, डोमिसाइल इज प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन and residence is place of management. It establishes jurisdiction of the high court of the state in which registered office is situated. अब देखिए जहाँ पे लाइक डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल प्लेस होता है रजिस्ट्रेशन का और रेसिडेंस प्लेस होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, इट एस्टैब्लिशेस जुरिस्डिक्शन। अब देखिए जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, जैसे कंपनी हो सकती है कि है कंपनी सपोज पुणे में, ओके पुणे में कंपनी है और उसका बिजनेस फैला हुआ है लाइक पूरे इंडिया में बिजनेस है, कहीं दिल्ली में भी है, कहीं कानपुर में है, कहीं भी हो सकता है बिजनेस। तो हो सकता है अगर कोई ऑफेंस यहाँ पे होता है कानपुर में, तो कंपनी तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगी नहीं, तो रजिस्टर्ड ऑफिस जिस एरिया में होगा उसका, वहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन होगा केस का। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस मान लीजिए उसका पुणे में है कंपनी का, तो यहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन बनेगा केस का। ओके, प्लेस टू कीप books of accounts and all other relevant documents that board of may keep books at other place by notice to ROC may be kept electronically। देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस में एक और चीज़ होता है कि उसमें जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं सारे मेंटेन करके वहाँ रखे जाते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में, लेकिन हो सकता है कि बोर्ड चाहे कि उसको दूसरा जगह पर रखना हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जहाँ पे मेजॉरिटी लोग रहते हैं कंपनी के रिलेटेड, तो वहाँ भी रख सकती है, लेकिन उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा ROC से, और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली भी रखी जा सकती हैं डॉक्यूमेंट्स। ओके, ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर टू बी केप्ट हियर। अब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड है कंपनी से, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी होनी चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस में। ओके, रजिस्ट्रार में कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब हो सकता है कि रजिस्ट्रार वेरीफाइड नहीं, लाइक सेटिस्फाइड नहीं है उस ऑफिस के एड्रेस से, या फिर उसको लगता है कि कुछ चल रहा है तो खुद से आके वेरीफाई भी कर सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस का। ओके, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कि कंपनीज़ में क्या क्या उसकी लाइक उसका ऑब्जेक्ट क्या है करने का, कंपनी किस काम के लिए बनी हुई है, वो यहाँ पे लिखा होता है। अब आइए ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है। ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, immoral or opposed to be public policy, against provision of Companies Act, contain ambiguous statement। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो जो कंपनी का होना वो इलीगल नहीं होना चाहिए, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ से फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। लाइक कितनी बार होता है कि पब्लिक को कोई चीज़ जो पसंद नहीं है वैसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। ओके, अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ कंपनी, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपनीज एक्ट पे ही सारे चीज़ गवर्न कर रहे थे। कंपनीज एक्ट के लाइक उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में। और कंटेन एम्बिगियस स्टेटमेंट, तो एम्बिगियस होता है यानी कन्फ्यूज़न वाले स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं होना चाहिए जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। ओके, पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, अब इसका पर्पस क्या है ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाने का। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, पब्लिक इंटरेस्ट। अब इसका पर्पस ये है कि ताकि वो प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके कि लाइक अगर आपको पता होगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या, कंपनी क्या काम करती है, तो आप इजीली काम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन वो इन्वेस्ट कर सकती है, लाइक इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उस कंपनी में। प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स भी अगर आइडिया हो कंपनी किस पर्पस में किस ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रही है, तो वो भी अपना क्रेडिटर्स सेटिस्फाइड रहेंगे, हाँ ठीक है हमारा पैसा सेफ है यहाँ पे, और जो भी चीज़ें हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट में भी होना चाहिए। ओके, अब लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी में होता है कि कंपनी की क्या क्या लाइबिलिटी हैं वो चीज़ें, वेदर कंपनी इज लाइबिलिटी इज वेदर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब देखिए हमने पढ़ा था कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स होती है, कंपनी अनलिमिटेड टाइप की भी होती है, तो कंपनी लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है इसमें लिखा होता है लाइबिलिटी क्लॉज में। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी लाइबल टू गारंटीड अमाउंट इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, लाइक पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, यूनिट 1 में, कि कंपनी अगर लिमिटेड बाई गारंटी तो उतना ही का गारंटीड अमाउंट होगा जितना किसी ने गारंटी दिया है, और वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम में ही होता है। ओके, अब कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, ये कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कैपिटल कितना होगा, उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जो भी है इसमें यही लिखा होता है, और कितना इसमें शेयर्स इशू हो रहे हैं, कितना ऑथराइज कैपिटल है, कितना पैसा बाहर से वो कंपनी रेज कर सकती है, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। नॉमिनेशन एंड एसोसिएशन क्लॉज, अब इसमें क्या है कि कौन नॉमिनेट होगा, कौन उसमें रहेगा, क्या काम करेगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। नॉमिनेशन क्लॉज इन केस ऑफ ओपीसी स्टेट द नेम ऑफ नॉमिनी। अब देखिए नॉमिनेशन में होता है कि लाइक ओपीसी में मैंने बताया था कि एक ही मेंबर होता है, तो एक मेंबर की मान लीजिए कभी डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो उसमें एक नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है। तो ओपीसी के केस में ये होता है कि नॉमिनेशन में एक नॉमिनी का नाम होता है उसके कंसेंट के साथ कि हाँ इसमें ये नॉमिनी है। ओके, एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, MOA contains a declaration that persons subscribing their names to MOA are desirous of forming a company. Each subscriber signs MOA in presence of at least one witness. Each subscriber to take at least one share. 7 पब्लिक में मतलब मिनिमम मेंबर्स पब्लिक में 7 होता है, प्राइवेट में 2, OPC में 1। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था। ओके, तो देखिए सब्सक्रिप्शन क्लॉज या फिर एसोसिएशन क्लॉज में क्या होता है कि जितने भी वहाँ पे पर्सन्स हैं जो साइन करे डॉक्यूमेंट्स को या फिर जो डिज़ायरिंग है कंपनी को फॉर्म करने में, उनको कंपनी में शेयर्स लेने होंगे, ठीक है, और एक विटनेस के सामने तो साइन करना ही पड़ेगा। ओके, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, अब हो सकता है आगे चल के कंपनी को नेम चेंज करना पड़े, तो वो कैसे हो सकता है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है कम से कम मेजॉरिटी का लाइक मिनिमम 75% कंसेंट आना चाहिए, तभी कोई जाके अप्रूव होता है, और उसी मतलब SR पास होता है, SR यानी स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद फिर अप्रूवल ऑफ ROC, फॉर्म रन यानी रिजर्व यूनिक नेम फाइल करना होता है। फिर चेंज ऑफ नेम इज़ नॉट अलाउड इफ कंपनी डिफॉल्ट्स इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स ऑफ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट पेंडिंग। अब देखिए नेम चेंज कब अलाउड नहीं होगा, नेम चेंज तब अलाउड नहीं होगा जब कंपनी किसी डिफ़ॉल्ट में एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करा है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करा ROC से, या फिर किसी भी मैच्योर डिपॉजिट या फिर इंटरेस्ट बाकी अगर वो पे नहीं करा है, तो वो उस केसेस में नेम क्लॉज को ऑल्टर नहीं कर सकती है, नेम चेंज नहीं कर सकती अपना। कई बार कंपनी को क्या होता है कि अपना नेम चेंज करके ये सब चीज़ों से बचने की कोशिश करती है कि ये जो भी उसका फ्रॉड है लाइक एनुअल रिटर्न्स वगैरह है वो उसे बचा ले, और फ्रॉड करके नाम चेंज करके वो उससे बच जाए और बोले कि मैंने तो लिया ही नहीं, मेरे नाम पे तो है ही नहीं। ओके, इसलिए ये अलाउड नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अब हो सकता है कि नेम कभी डिज़ायरेबल ना हो तो उसको OR पास करके लाइक सिंपल मेजोरिटी लेके उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। द नेम इज़ नॉट डिज़ायरेबल, द नेम रिजेंबल द नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, RD shall allot a new name to the company। ओके, ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या होता है कि लाइक अब रजिस्टर्ड ऑफिस में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ओके, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। चेंज विद इन द सेम, देखिए चेंज कैसे होता है, चेंज होता है विद इन द सेम सिटी। अब एक ही सिटी में एक चेंज होता है, एक होता है सिटी टू सिटी दूसरे सिटी में, एक होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ओके, तो ये कैसे कैसे होता है, इसमें तीनों में अलग अलग प्रोसेस होती हैं, आइए देखते हैं। वी रिक्वायर ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन, वी रिक्वायर ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर सेम सिटी में हो रहा है तो और कहीं नहीं जा रहा है, लाइक सेम सिटी में दूसरे, मान लीजिए सेम सिटी में उसी प्लेस से थोड़ा सा अलग दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया बस ऑफिस को उसी सिटी में, तो उसमें सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन होता है लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के मीटिंग करता है, उसमें कंसेंट आ जाता है मेजॉरिटी का, तो वो पास कर दिया जाता है बोर्ड रेजोल्यूशन। ओके, चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी, अब लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी लाइक हो सकता है कुछ लोकल
के लिमिट के बाहर में हो, सेम सिटी में हो लेकिन बाहर हो, तो उसके लिए विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days वी विल फाइल SR टू ROC। अब कंपनी को क्या करना होगा, SR स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ROC को फाइल करना होगा 30 days में। ओके, मतलब हो सकता है ना कि ROC अलग अलग जगह का अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है कि ROC अगर उस एरिया में चेंज हो जा रहा है, लोकल लिमिट से बाहर चले जा रहा है, तो उसको ये करना पड़ेगा। ओके, चेंज फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ वन ROC, देखिए ये चीज़ यहाँ आता है, चेंज फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ वन ROC टू अनदर ROC विद इन द सेम स्टेट। अब सेम स्टेट में आपने चेंज करा है ऑफिस, सपोज आप लाइक पुणे से चले गए मुंबई या फिर नागपुर या फिर कहीं भी, मतलब सेम स्टेट में, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर कन्फर्मेशन बाय रीजनल डायरेक्टर RD से कन्फर्मेशन उसके लिए कराना होगा कि हमें शिफ्ट करना है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा RD को, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन किससे, वर्कमैन से, क्रेडिटर से और 2 डायरेक्टर से। फिर डिक्लेरेशन नॉट टू चेंज जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर जुरिस्डिक्शन नहीं चेंज करना है कोर्ट का, लाइक तब ये भी हो सकता है, इसका भी डिक्लेरेशन चाहिए होता है। ओके, इंटीमेशन टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंटरस्टेट एम्प्लॉयज़, अगर कोई इंटरस्टेट एम्प्लॉयज़ है या फिर चीफ सेक्रेटरी है स्टेट का, उसे भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज के बारे में। ओके, कॉपी ऑफ RD ऑर्डर विथ ऑल्टर्ड MOA टू बी फाइल्ड विथ ROC बोथ ROCs इन 60 days। बोथ ROC क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अब स्टेट में, सेम स्टेट में चेंज हो गया है, पुणे से नागपुर अलग हो चुका, मान लीजिए ROC यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है, दोनों के पास फाइल करना होगा ऑल्टर्ड MOA के साथ और RD के अप्रूवल के साथ। ठीक है, नोटिस ऑफ न्यू ऑफिस टू बी गिवन टू ROC बोथ ROC। अब दोनों ROCs को, जो भी स्टेट, मतलब जो भी ROC इस एरिया के हैं, दोनों ROC को आपको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन कि जहाँ पर न्यू ऑफिस रजिस्टर्ड हो जाती है। ओके, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब देख लीजिए, अब ये है कि वन स्टेट से अनदर स्टेट में जाती है, तब कैसे होगा। अब सपोज़ लाइक महाराष्ट्र से ये चला गई राजस्थान में, तो उस केस में क्या होगा, महाराष्ट्र से अगर राजस्थान में जा रही है तो उस केस में आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर रीजनल डायरेक्टर RD से परमिशन लेना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, तो ये रीजनल डायरेक्टर से ही हो जाता है। फिर MOA, AGM, बोर्ड मीटिंग मिनट्स। अब देखिए ये क्या होता है, MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। फिर AGM एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड करना है। फिर बोर्ड मीटिंग मिनट्स चाहिए। मिनट्स क्या होता है, लाइक जितना भी मीटिंग होता है ना, उसका एक समरी होता है, मिनट्स बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर्स होल्डर्स, नेम, एड्रेस, अमाउंट्स ड्यू, कॉपी टू बी सेंट टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब जितने भी लाइक आपके डिवेंचर होल्डर्स हैं या फिर क्रेडिटर्स हैं जिससे आप उधार ले रखे हैं, उन सब का एक नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, अमाउंट चाहिए, और उनसे एक कंसेंट भी चाहिए रिटर्न में कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। अगर एक भी क्रेडिटर या फिर डिवेंचर होल्डर मना करता है चेंज करने से, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। एडवर्टीजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन 1 month बिफोर, अगर आपको चेंज करना है तो आपको 1 महीना पहले से किसी न्यूज़पेपर में, लाइक एक होता है वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज में, और एक इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में आपको ये अपलोड करना होगा, लाइक एडवर्टीजमेंट करना होगा न्यूज़पेपर में। ओके, बताना होगा सबको कि ये चेंज हो रहा है। ये हो जाता है एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोल सकते हैं कि सबको पता होगा, क्योंकि एक तरह से न्यूज़पेपर में रिलीज़ हो चुका है। अटैच्ड कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट आप कराएंगे उसका एक अटैच्ड कॉपी चाहिए इस फॉर्म में। वेयर नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड RD पासेज द ऑर्डर, अब किसी से भी अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, तो रीजनल डायरेक्टर जो होता है कि ऑर्डर पास कर देता है कि ठीक है आप चेंज कर सकते हैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वेयर ऑब्जेक्शन रिसीव्ड देन बेस्ड अपॉन एफिडेविट और हियरेंस RD विल पास द ऑर्डर, अगर ऑब्जेक्शन आता है तो कंपनी या तो एफिडेविट लिख के देगी, साइन कर देगी, या फिर सुनेगी उसका कंपनी का क्या कहना है इस चीज़ में। तो अगर वो सब कुछ सुनने के बाद उसे लगता है कि हाँ इसे ऑर्डर दिया जा सकता है पास करने के लिए, तो RD उसको पास कर देगी। नो शिफ्ट इन केस ऑफ पेंडिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, अभी कंपनी के ऊपर कोई केस है, तो उस केस में जब केस चल रहा है, किसी भी टाइप का केस हो, तो कंपनी के ऊपर में केस चल रहा है, तो उस केस में आप कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे में चेंज नहीं कर सकती है, ये अलाउड नहीं होगा। फाइलिंग विथ ROC, अब इसको ROC से फाइल करेंगे, ROC एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू कर देगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, अब ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कैसे करेंगे, ये न्यू टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। व्हेन कंपनी हैज़ नॉट रेज्ड मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस, कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस से मनी रेज नहीं करता है तब एक ऑल्टर किया जा सकता है। और व्हेन कंपनी हैज़ रेज्ड मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस,
अब मनी रेज़ किया हुआ था तब ऑल्टर किया जा सकता है। तो इन दोनों में कैसे कैसे होता है हम आगे पढ़ते हैं, आइए। कंपनी हैज़ वेयर कंपनी हैज़ रेज्ड मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी पैसा रेज़ किया होता है प्रोस्पेक्टस से तो कैसे चेंज होगा ऑब्जेक्ट क्लॉज में, देखिए। एसआर पास होगा, नोटिस ऑफ एसआर हैज़ डिटेल्स लाइक टोटल अमाउंट रेज्ड, यूज्ड और अनयूज्ड अमाउंट्स, जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल्टरेशन, फाइनेंशियल इम्पैक्ट एक्सेट्रा। अब इसमें नोटिस ऑफ एसआर डिटेल्स में क्या क्या होगा, इसमें होगा कि टोटल अमाउंट रेज हुआ, कितना अमाउंट रेज किया है पब्लिक से, और कितना यूज़ हुआ और कितना यूज़ नहीं हुआ, और जस्टिफिकेशन देगा अल्टरेशन के लिए कि क्यों अल्टर किया जा रहा है, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका नोटिस देना है। देन एस आर टू बी एडवर्टाइज इन इंग्लिश प्लस लोकल न्यूज़पेपर। तो एस आर को क्या करना होगा, जो स्पेशलाइजेशन होगा उसको इंग्लिश न्यूज़पेपर में और लोकल न्यूज़पेपर में, जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा उसके बारे में, ये लाइक चेंज ऑफ एस आर का एडवर्टीजमेंट। अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अब जो होता है कि जो शेयर होल्डर लाइक ऑब्जेक्ट करे कि नहीं हमें चेंज नहीं चाहिए, लाइक ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज नहीं चाहिए, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक लाइक ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है, वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं शेयर होल्डर से, उनका पैसा उनको वापस हो सकता है। ओके, तो ये होता है प्रोसेस। अब आते हैं जब कंपनी पैसा रेज नहीं की हुई है तब क्या करना है। इसमें सिंपल प्रोसेस है। इसमें पैसा रेज की हुई तो पब्लिक का भी कंसेंट लेना जरूरी होता है। इसमें तो पैसा रेज नहीं किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि एसआर पास करो, फिर एसआर की कॉपी आरओसी के 30 दिन में फाइल कर दो। उसके बाद आरओसी आपको रजिस्टर कर देगा चेंजेस और सर्टिफिकेट दे देगा। ओके, ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी क्लॉज में ऑल्ट्रेशन कैसे होगा वो पढ़ते हैं। ओके, लाइबिलिटी ऑफ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कांट बी अनलिमिटेड विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ एओए एसआर रिटर्न कंसेंट। अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या फिर मैनेजर होता है और डायरेक्टर होता है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकती है जब तक उसके बारे में एओए में ना लिखा हो, स्पेशल रेजोल्यूशन उसके लिए पास ना किया हो और ये लोग रिटर्न कंसेंट ना दिए हो, तब तक इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकती है। इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन कैन रेज विदाउट कंसेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अब देखिए, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है ना वो रेज किया जा सकता है बिना बताए, लाइक बिना इन्फॉर्म किए। ओके, ऑल्ट्रेशन इन फॉलोइंग वेज। अब कैसे कैसे ऑल्टर हो सकता है आइए देखते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है शेयर कैपिटल। मान लीजिए आपने इशू कर रखा है 1 लाख कुछ, ठीक है, तो आप इसको रिड्यूस करके 80,000 भी कर सकते हैं या फिर 50K भी कर सकते हैं। ओके, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब राइट्स होता है शेयर होल्डर्स का कई बार कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होती है या फिर कुछ और राइट्स होती हैं, उनके उसके में भी चेंजेस किया जा सकता है। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब ऑल्ट्रेशन कैसे होगा शेयर कैपिटल को वो पढ़ते हैं। इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल, बढ़ाया जा सकता है। कंसोलिडेट द शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ हायर वैल्यू, हो सकता है कि जो शेयर्स उनके पास होंगे उनको हायर वैल्यू में चेंज कर दिया जाए। सब डिवाइडेड शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन। अब हो सकता है कि शेयर्स ज़्यादा अमाउंट का है तो उसको छोटा छोटा अमाउंट में, छोटा डिनोमिनेशन अमाउंट में उसको डिवाइड कर दिया जाए। कन्वर्ट फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, स्टॉक एंड वाइस वर्सा। हो सकता है जो फुल्ली पेड अप शेयर्स है उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर, स्टॉक होता है कि लाइक एक एग्रीगेट ऑफ शेयर्स तो उसको स्टॉक बोलेंगे, और वाइस वर्सा भी कर सकता हो सकता है एग्रीगेट शेयर्स है उसको स्टॉक से उसको शेयर में चेंज कर दे। कैंसिल अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, इसको डिमिनिशन ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। कैंसिल क्या होता है कि लाइक कैंसिलेशन होता है कि जैसे आपने शेयर किस 10 का इशू करा है और 7 रुपीज़ आपने फुल्ली पेड अप है, ठीक है, तो चाहे कंपनी तो जो 3 रुपये अनपेड है अभी उससे कॉल नहीं करा है तो इसे कैंसिल कर सकता है और 7 रुपीज़ फुल्ली पेड अप मान के इसको चल देंगे। इशू ऑफ न्यू शेयर भी इशू कर सकता है विच रिक्वायर्स ऑथराइजेशन बाय एओए। एओए में लिखा होना चाहिए जो भी उसका, मैंने बताया था उसमें जो भी उसका एक्सटेंट है काम करने के लिए, ऑब्जेक्ट लाइक एक्सटेंट, उसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं एओए में, तो वो कहाँ तक काम कर सकता है पावर्स है, तो उसमें ऑथराइजेशन होना चाहिए कि हाँ वो न्यू शेयर्स इशू कर सकता है। डीआर होना चाहिए, कॉपी ऑफ ओआर होना चाहिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और कॉपी ऑफ ओआर टू आरओसी। अब इस ओआर को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को फाइल करना होगा आरओसी के साथ। ओके, अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। अब इनके पास जो भी लाइबिलिटी है शेयर्स इनके पास जो है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। कैंसिलिंग पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल जो भी है उनका कैंसिल किया जा सकता है। पेइंग ऑफ एनी पेड अप इन एक्सेस ऑफ वांट्स ऑफ कंपनी, हो सकता है कि कंपनी पर ज़्यादा पैसे आ गए तो वो पे ऑफ करके उन्हें हटा सकता है। ओके,
AOA प्लस SR प्लस ट्रिब्यूनल। अब इससे कैसे होगा, ये AOA में लिखा होना चाहिए, SR पास होना चाहिए इसके लिए, और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होना चाहिए। ओके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल विथ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स वेरीफाइड बाई ऑडिटर, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट रीपेमेंट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट। ओके, तो इस टॉपिक को रहने देते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देना। ओके, ये अब देखिए यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये लाइक अब बहुत इंपॉर्टेंट मान के चल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। सॉरी, VVI डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है, इससे बोलते हैं कि लाइक बियॉन्ड द पावर, और अथॉरिटी भी बोल सकते हैं आप, बियॉन्ड द अथॉरिटी या फिर पावर, दोनों की चीज़ें। इसमें क्या होता है, अगर कंपनी या फिर देखिए कंपनी अगर कई बार होता है ना कि अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज, उनका जो क्लॉज है उनसे हट के जाके किसी और काम में अगर इंगेज हो जाती हैं, तो वो एक्ट कंपनी पे लाइबल नहीं होगा। कंपनी या फिर ऑफिसर जो भी किया होगा, लाइक डायरेक्टर जो भी उस पर इन्वॉल्व होगा, उस पर्सनली लाइबल होगा, कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। एनीथिंग बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज, जैसे कि मैंने बताया, अगर बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज कुछ है तो वो उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। कांट बी रेटिफाइड इवन बाई एनोनिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। हो सकता है सारे शेयर होल्डर्स बोल दें कि ओके ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, सही कर लेते हैं, रेटिफाइड कर लेते हैं, तो अलाउड नहीं है। ओके, डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए जैसे डायरेक्ट एक केस हुआ था एसबरी रेलवे कैरियर्स वर्सेस रिच। इसमें क्या हुआ था कि एसबरी रेलवे कैरियर्स का काम था एक सिर्फ रेलवे के कंस्ट्रक्शन में काम करना। इसने क्या किया था, इसमें के डायरेक्टर्स ने क्या करा था कि इस रिच नाम के आदमी को लोन प्रोवाइड कर दिया था, जो इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में था ही नहीं, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में था नहीं। तो इसमें हुआ यूँ कि ये जो डायरेक्टर्स थे, ये आदमी बाद में चल के पैसा पेमेंट करने से मना कर दिया कि मैं पे नहीं करूँगा, तो डायरेक्टर्स ने केस किया इस पर। तो जजमेंट ये आया कि ये आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये था ही नहीं कि ये लोन दे सकता है। अगर इसने लोन दिया तो ये इसके अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो जाता है, और डायरेक्टर्स के लिए पर्सनली लाइबल होंगे, कंपनी पे इस पर कोई लाइबल नहीं होगा, इस पर भी लाइबिलिटी नहीं होगी पे ऑफ करने के लिए। ओके, ऐसे ही ये केस था लक्ष्मणा स्वामी वर्सेस LIC। इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें इस केस में आया था ऑब्जेक्ट्स डिफाइन द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, चैरिटी शुड बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, एक्ट अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर्स ओवर एक्ट अल्ट्रा वायर्स ऑफ द AOA SR। अब देखिए अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो चैरिटी उसका जो हो रहा है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकता है। जो भी चीज़ें हैं, जिसमें भी चीज़ें हैं डायरेक्टर्स के पावर्स भी हो, अभी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होना चाहिए, उसे बाहर होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है अल्ट्रा वायर्स तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आइए देखते हैं। लाइक माइनर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब है वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड एब इनिशियो होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। इसका मीनिंग पढ़ते हैं। कंपनी कांट सू और बी सूड कंपनी लाइबल, कंपनी कांट सू और बी सूड कंपनी लाइबल इफ मनी बोरोड अल्ट्रा वायर्स टू पे अ लॉफुल डेट। अब देखिए कंपनी लाइबल नहीं होगी या फिर सू नहीं करेगी, अगर कंपनी लाइबल तब होगी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐप वॉइड एब इनिशियो है, पहले से ही उसको वॉइड है, तो कंपनी ना उस पर केस कर सकती है ना उस पर केस हो सकता है। लेकिन कंपनी लाइबल कब होगी, जब जो मनी बोरो किया होगा कंपनी पे ऑफ करने के लिए एक लॉफुल डेट, तो लाइबल होगी। इफ़ मनी और प्रॉपर्टी कैन बी ट्रेस्ड विथ कंपनी नॉट स्पेंट और ट्रांसफर्ड, इट कैन बी रिकवर्ड। इफ कंपनी हैज़ रेंडर्ड सर्विसेज और पेड मनी अल्ट्रा वायर्स, इट कैन रिसीव बैक। ओके, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें देखिए एजेंट्स ऑफ कंपनी एक्सीड अथॉरिटी नॉट रेटिफाइड। देखिए कंपनी अगर एक्सीड करती है ना, इसमें रेटिफाई किया जा सकता है SR पास करके और OR पास करके। देखिए यहाँ लिखा हुआ OR और SR, ठीक है। लेकिन अगर वही अगर डायरेक्टर्स अपने पावर से बियॉन्ड जाते हैं तो वो रेटिफाइड नहीं हो सकता है। इफ़ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट बट नॉट फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ। अगर हो सकता है कि फैक्ट का आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, तो वो गलत चीज़ है, वो आप उसको अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ होता है, तब उसको एक लाइक हो सकता है उसको रिफ्यूज़ किया जाएगा और उसको माफ़ कर सकते हैं।
इफ़ विद इन पावर्स ऑफ कंपनी इट कैन बी रेटिफाइड बाई ओवर। लेकिन अगर वो चीज़ पावर्स ऑफ कंपनी के विद इन में, लेकिन डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है, अल्ट्रा वायर्स है, लेकिन देखिए समझिए, अगर वो कंपनी के पावर के बियॉन्ड इंट्रा वायर्स है और डायरेक्टर्स के पावर के आउटसाइड है और अल्ट्रा वायरस है, तो अगर कंपनी चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकती है ओआर पास करके, ठीक है। डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कंपनी चाहे अगर उसके इंट्रा वायरस है तो वो रेटिफाई कर सकती है। इंजंक्शन ऑर्डर अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर अगेंस्ट कंपनी टू प्रोसीड विद अल्ट्रा वायरस एक्ट। आरओसी आई मीन ट्रिब्यूनल, जो भी एनसीएलटी या फिर आरओसी क्या करती है, इंजंक्शन लगा सकती है। इंजंक्शन यानी किसी चीज़ पे रोक लगाना। इंजंक्शन लगा सकती है कंपनी पे कि अब आपने ये एक्ट किया तो आप आगे काम नहीं कर सकते हैं, ओके। अल्ट्रा वायर्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कंपनी कांट प्रोटेक्ट इट एज इट्स आउट ऑफ इट्स कंपनी कैपिटल। अगर अल्ट्रा वायर्स कंपनी कोई अल्ट्रा वायर्स जाके मतलब कंपनी अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके कोई प्रॉपर्टी लेती है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो कंपनी के आउट ऑफ कैपिटल है, वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं दिया हुआ या फिर कैपिटल क्लॉज में वो नहीं है। अल्ट्रा वायर टॉर्ट्स लाइबल इफ विद इन स्कोप एंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कंपनी लेवल कब हो गया, अगर जो डायरेक्टर है या फिर उसके मेंबर्स है, अगर वो विद इन स्कोप कंपनी के स्कोप में और कंपनी को पता है उस चीज़ के बारे में और विद इन एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसके लिए हो सकता है कंपनी लेवल हो। वो डिपेंड करता है ट्रिब्यूनल पे, वो क्या जजमेंट देती है, ओके। अब आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें समझने वाली बहुत चीज़ें हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ओके। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ और एनी प्रीवियस लॉ। ये डेफिनेशन भी एमओए जैसे ही है, लेकिन ये होता है, इसमें डिफाइन होता है कि लाइक कंपनी के पावर्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, वो कहाँ तक वो उनकी ये है, लाइक वो क्या क्या कर सकते हैं, ओके। दे आर सबऑर्डिनेट टू एंड कंट्रोल बाई एमओए। मतलब ये एमओए का सबऑर्डिनेट है, उस कंट्रोल भी होता है इसी से, ओके। इफ़ एमओए साइलेंट एम्बिगियस एओए एक्सप्लेन्स इट। अगर एमओए और या फिर एमओए साइलेंट है किसी चीज़ पे या फिर कंफ्यूजिंग है तो एओए उसको एक्सप्लेन करता है। एमओए एक्सप्लेन्स व्हाट, एओए एक्सप्लेन्स हाउ। एमओए एक्सप्लेन करता है क्या और एओए एक्सप्लेन करता है कैसे होगा या फिर कैसे करेंगे या फिर जो भी चीज़ें हैं, ओके। प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स कंसेक्यूटिवली नंबर्ड साइंड बाय सिग्नेचरीज इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। और वो प्रिंट होता है, डिवाइड होता है पैराग्राफ्स में और नंबर्ड होता है, सीरियल नंबर साइन होता है, सिग्नेचरीज, ये सब चीज़ें होती हैं एक विटनेस के बिहाफ में, और विटनेस को भी साइन करना होता है इस डॉक्यूमेंट पे, ओके। शेड्यूल 1 होता है, इसमें टेबल एफ, टेबल जी एन एच, ये सब उतना के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रेंचमेंट क्लॉज। इंट्रेंचमेंट क्लॉज होता है कि ऐसा कुछ डाल देना क्लॉज में जिससे वो मतलब फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, उसमें ज़्यादा चेंजेस कोई कर ना पाए, ऐसा इंपॉसिबल हो जाता है चेंजेस करना। इंट्रेंचमेंट क्लॉज, इसमें कुछ ऐसा क्लॉज डाल देना, कुछ ऐसा बातें लिख देना जिससे वो कोई भी चेंजेस करना इम्पॉसिबल हो जाए, जैसे ऑन फॉर्मेशन, लेटर बाई कंसेंट ऑफ और प्राइवेट और एसआर इन पब्लिक। मोर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, वही चीज़ है मोर रिस्ट्रिक्टिव, कि रिस्ट्रिक्ट करे किसी चीज़ को इतना कि वो इम्पॉसिबल हो जाए उसमें चेंज करना। बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए एंड एओए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए और एओए क्या है, ओके। मेंबर्स ऑब्लिगेशन टू द कंपनी, ये इसमें क्या होता है, डिस्प्यूट सेटल हुआ था आर्बिट्रेशन से, तो इसमें लिखा जा सकता है एमओए और एओए में कि अगर कुछ डिस्प्यूट आगे चल के इन फ्यूचर अराइज होता है तो उसको सेटल कैसे करते हैं, ये चीज़ें लिखी होती हैं। कंपनीज ऑब्लिगेशन टू मेंबर, दैट इज़ पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू सेंड नोटिस एक्सेट्रा। अब कंपनी का ऑब्लिगेशन मेंबर को क्या क्या है, ये चीज़ें भी इसमें लिखी रहती हैं, जैसे पेमेंट करना है डिविडेंड का और नोटिस सेंड करना, हर चीज़ का जो भी चेंजेस आ रहे हैं कंपनीज में उसका। मेंबर्स आर बाउंड टू ईच अदर इन सम केसेस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मेंबर अगर उसमें है तो वो ईच अदर एक दूसरे से बाउंडेड है किसी चीज़ को भी लेके, वो किसी किसी केसेस में, जैसे इसमें है रेफिल्स वर्सेस हैंड्स। इसमें क्या था, डायरेक्टर्स टू टेक शेयर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रांसफ़र। अगर डायरेक्टर्स क्या करते हैं, इसमें बाउंडेड है कि अगर मेंबर का शेयर ऑफ ट्रांसफ़र हो सकता है वो डायरेक्टर ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो उसमें, ओके। नीदर द कंपनी नॉट द मेंबर्स आर बाउंड टू आउटसाइडर्स। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और मेंबर्स भी एक अलग चीज़ है, तो वो आउटसाइडर से कोई बाउंडेड नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे से ही बाउंडेड है, कंपनी मेंबर्स है और ये इनसे, ओके। लिमिटेशंस रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब लिमिटेशंस है कि आर्टिकल्स ऑफ ऑल्ट्रेशंस में
ऑल्टर करने के लिए। कैसे? मस्ट नॉट बी इनकन्सिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अब किसी भी कंपनीज एक्ट मतलब जो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, वो किसी भी तरह से इनकन्सिस्टेंट उसमें नहीं होना चाहिए जो चेंजेस हो रहे हैं। ओके, मस्ट नॉट बी इनकन्सिस्टेंट इन प्रोविजन ऑफ एमओए। अब एमओए जो बना हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उससे भी इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब ऐसा ना हो जो परफॉर्म ही ना किया जा सके वैसा चीज़। नो ऑल्ट्रेशन इनकन्सिस्टेंट विद ऑर्डर्स ऑफ NCLT एंड मस्ट टेक अप्रूवल ऑफ NCLT वेयर नीडेड। अब देखिए ऑल्ट्रेशन वहाँ भी नहीं हो सकता जहाँ पे अगर NCLT का ऑर्डर आता है, अगर ऐसा कुछ करना हो तो NCLT से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, बोनाफाइड फॉर बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल, वहाँ पे ऑल्टर नहीं कर सकते हैं जब अगर कंपनी बोनाफाइड हो जाए। कोई चीज़ें उसको बोलेंगे बोनाफाइड जो गुड फेट में हो। गुड फेट यानी कि कंपनी के भलाई के लिए हो, और उसके लिए भी होता है तो उसमें अभी आप ऑल्टरनेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, ऑल्ट्रेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव ए बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल। रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि पिछले चीज़ों को देख के, लाइक पिछले लॉ को देख के रेट्रोस्पेक्टिव, उसमें ऑल्ट्रेशन हो सकता है। लाइक पहले का देख के आप चाहे तो अभी कर लें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी तभी हो सकता है जब NCLT का अप्रूवल हो। ओके, इट शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट फ्रॉड और माइनॉरिटी। ऑल्ट्रेशन तब भी नहीं हो सकता जब अगर वो उसमें लग रहा हो कि ये या तो किसी फ्रॉड के लिए हो रहा है, या फिर माइनॉरिटी को लूटने के लिए, या फिर किसी उन्हें डिसीव करने के लिए हो रहा है, तब भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं ऑल्ट्रेशन में। ओके, कांट ऑल्टर टू इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर विदाउट हिज रिटन कंसेंट एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनीज टू इंक्रीज पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। अब देखिए जैसे मैंने बताया था, पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन सेक्शन 8 कंपनी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो इंक्रीज़ कर सकती है बिना नोटिस के भी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी या फिर एक प्राइवेट कंपनी या फिर OPC के केस में भी मान लेते हैं, ऑल्टर नहीं हो सकता है लाइबिलिटी बिना उसके कंसेंट के। मेंबर्स की लाइबिलिटी जितनी है उतना ही रहेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं बिना उसके कंसेंट लिए। रिटेन कंसेंट होना चाहिए। अ कंपनी कैन नॉट बाय ऑल्टरिंग आर्टिकल्स जस्टिफाई अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप देखिए, अब कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, माने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट को नाप करना या फिर उसको लाइक धोखा दे देना, ऐसा कुछ करके, और ऐसा भी कुछ हुआ है तो कंपनी उसको नहीं कर सकती। वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं। आप सोचेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम जस्टिफाई कर लेंगे या फिर उसको सही कर लेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टर करके, तो वो भी अलाउड नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये होता है, जैसे समझ लीजिए कंपनी में बहुत सारे ऐसा वर्क होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, जैसे जो MOA है या फिर OA है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो सारी चीज़ें लिस्टेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब लिस्टेड है तो अज्यूम किया जा रहा है कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ कोई डील कर रहे हैं तो आपने वो नोटिस पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी वो अज्यूम करके ही चला जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप ऐसे ही नहीं आएंगे कंपनी से कोई डीलिंग करने, ठीक है। तो और अगर कंपनी के साथ फिर आप डील कर लिए फिर बोलते आपको ये नहीं पता था, तो वो नहीं माना जाएगा, आप उसके लिए लायबल होंगे। every person dealing with the company is presumed to have read the MOA and AOA and understood them in their true perspective। अब जो भी कंपनी से डील कर रहा है, जो भी पर्सन डील कर रहा है, उन्हें एक प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको पहले से आप पढ़ के आए हैं MOA AOA, जो कि MCA के वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है। तो आप इसके लिए लायबल होंगे अगर आप कुछ बोलेंगे बाद में चल के कि नहीं मुझे नहीं पता था कि आप ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कंपनी बोलेगी ये सब हमारे MOA और AOA में लिखा हुआ है, तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी उस चीज़ के लिए। पीपल नो ऑफ अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर्स नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट्स। इस केस के बारे में ही बता रहा है। मॉर्टगेज डीड टू बी साइंड बाय 3 people नॉट साइंड बट साइंड बाय 2 डीड इनवैलिड। इसमें क्या था कि एक मॉर्टगेज डीड होता है। मॉर्टगेज डीड क्या होता है, जब अगर कोई आप अपने चीज़ को गिरवी रखा रहे हैं तो कहीं से साइन होता है 3 people से, बट साइंड बाई 2 people इनवैलिड हो जाएगा। अगर वो 2 people से साइन होता है तो इनवैलिड है। पीपल नो ऑफ अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट्स। ओके, अगर ये ऐसा चीज़ होता है तो ये इनवैलिड है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसे बोलते हैं, लाइक समझ लीजिए, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सपोज X है, वो एक ABC लिमिटेड कंपनी में
ABC लिमिटेड कंपनी में इसका एक डायरेक्टर D1 कह देते हैं, ये इसको एक प्रॉपर्टी बेचता है और बोलता है कि कंपनी अप्रूव कर चुकी है, SROR जो भी पास करना था कर चुकी है, आप इसे तुम खरीद सकते हो। तो ये क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि ये कंपनी में SROR पास नहीं होता और कंपनी से बोलती है कि प्रॉपर्टी वापस करो और रिफ़ंड अपना ले जाओ, क्योंकि ये SROR कुछ पास नहीं होता, इसने ऐसे ही आपको बेच दिया। तो ये एक्स वो इसके लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाएगा कि अंडर के मैनेजमेंट में क्या चल रहा है इसे कैसे पता होगा। इसे तो बस इतना पता है कि हाँ हो गया है, पास हो चुका है, इसने इसको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने खरीद लिया, एक गुड फिट में खरीदा, बोनाफाइड पर्सन के लिए पर्पज़ के लिए खरीदा। तो इस केस में ये लाइबल नहीं होगा और कंपनी को कोई कंपनसेशन या फिर रिफंड या फिर वो प्रॉपर्टी वो नहीं क्या बोलते हैं, कवर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ये पढ़ेंगे अब हम लोग। फॉर्मर प्रोटेक्ट्स द कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर्स, इट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी। अब देखिए इसमें दोनों में एक चीज़ है, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या होता है कि कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से, और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है कंपनी से, ठीक है, समझ गए। आउटसाइडर्स नॉट टू बी अफेक्टेड बाय एनी इरेगुलरिटीज़ माइट हैव टेकन प्लेस इन इंटरनल ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के इंटरनल में क्या चल रहा है, जो भी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं वो तो बाहर वाले को तो पता नहीं होगा किसी भी आउटसाइडर्स को। ओके, तो इससे ये अफेक्ट ना हो इसलिए ये आया था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया था, ये कंपनी को बचाने के लिए आउटसाइडर्स से। ओके, नेक्स्ट इसमें केस हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रूकांड। ये हुआ था अज्यूम रेजोल्यूशन पास्ट। इसमें हुआ था कि रेजोल्यूशन तो पास हो चुका है, इसको अज्यूम किया गया था क्योंकि उसके इंटरनल से ये बात आई थी कि रेजोल्यूशन पास हो चुका तभी ये ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने बिजनेस के उसके बियॉन्ड था। तो उसके लिए इंडिविजुअल लाइबल नहीं था, कंपनी खुद लाइबल थी। ओके, एक्सेप्शन। अब इसका एक्सेप्शंस भी हैं, क्या क्या एक्सेप्शन है वो देखिए। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, समझ लीजिए कि आप एक पर्सन है जिसको आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये चीज़ें कंपनी में चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप उससे वो डील करते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वहाँ नहीं आएगा। नेग्लिजेंस आपको पता लगाया जा सकता है, एक नॉर्मल से इंक्वायरी से पता लग सकता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस चीज़ में, लेकिन आप नेग्लिजेंट है कि मुझे क्यों पता लगाना है, तब भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं हटेगा। ये डिसाइड हुआ आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉक एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। एक फ्रॉजरी, अब कोई हो सकता है फ्रॉजरी के लिए कुछ कर रहा हो, लेकिन आपको पता है वो फ्रॉजरी है, या फिर आपको खुद फ्रॉजरी कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, पहले से ही बिगिनिंग से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और फिर भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वहाँ काम नहीं करेगा। एक्ट्स आउटसाइड अपेरेंट अथॉरिटी, इफ act in normally outside authority needs inquiry but within the apparent authority no such need। इस केस में भी क्या होगा कि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं आएगा। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी प्रिटेंडिंग टू बी एजेंट ऑफ कंपनी बट नॉट सो। हो सकता है कि कोई एक्स बंदा हो, वो कंपनी का एजेंट प्रिटेंड करे कि मैं एजेंट हूँ कंपनी का, आप मुझसे ये चीज़ खरीद लो, लेकिन हो सकता है अगर वो खरीद लेता है, कोई वाई बंदा ऐसे ये चीज़ खरीद लेता है जो ये बेच रहा है, लेकिन तब भी यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट का काम नहीं है, क्योंकि वो तो हमसे रिलेटेड ही नहीं है, आपको वेरीफाई करना चाहिए, नॉर्मल वेरिफिकेशन से वेरीफाई किया जा सकता है। तो बस आज की वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा। मैं आपको सिंपल तरीके से भी बता सकता हूँ कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, हिंदी में मैंने नोट्स लिख रखे हैं, हैंड रिटेन है, वो भी आप बोलेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा हो। हम यहाँ पे आपको डिटेल रिवीजन कराते हैं, डिटेल पढ़ाते हैं, रिवीजन नहीं डिटेल पढ़ाते हैं डिटेल में। अब बाकी एक एक टॉपिक आप देख सकते हैं, बुक से सारे मैच करेंगे, और एक एक चीज़ है बुक से हो सकता है हमने ज़्यादा भी पढ़ाया हो, बट आपको आगे चल के काम ही आएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।